क्या भारत में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने इस बहस को फिर से तेज कर दिया है। इस वीडियो में हम इस फैसले की मुख्य बातें, इसके प्रभाव और LGBTQ+ समुदाय के लिए भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे कि सरकार और समाज इस मुद्दे पर किस दिशा में बढ़ रहे हैं। अगर आप भी इस विषय पर अपनी राय साझा करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट में अपने विचार बताएं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया और कहा कि विवाह कानूनों में किसी भी प्रकार का बदलाव संसद द्वारा किया जाना चाहिए। 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की याचिका खारिज कर दी। इसके अलावा 3-2 के बहुमत से समलैंगिक जोड़ों के लिए सिविल यूनियन को भी मान्यता देने से मना कर दिया गया। फैसले की मुख्य बातें। पहली बात, विवाह मौलिक अधिकार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विवाह करने का अधिकार भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार नहीं है। दूसरी बात, संसद की भूमिका। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि विवाह कानूनों में कोई भी बदलाव करने की शक्ति केवल संसद के पास है, न कि न्यायपालिका के पास। तीसरी बात, सिविल यूनियन को भी मान्यता नहीं। न्यायालय के 3 न्यायाधीशों ने समलैंगिक जोड़ों के लिए सिविल यूनियन को मान्यता देने से इनकार कर दिया, जिससे उन्हें विवाह के समान कानूनी अधिकार मिल सकते थे। चौथी बात, ट्रांसजेंडर विवाह का अधिकार। अदालत ने पुष्टि की कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति मौजूदा कानूनों के तहत विवाह कर सकते हैं यदि एक साथी पुरुष के रूप में और दूसरा महिला के रूप में पहचाना जाता है। पांचवी बात, भेदभाव से सुरक्षा। अदालत ने कहा कि LGBTQ+ समुदाय को किसी भी प्रकार के भेदभाव, उत्पीड़न या सार्वजनिक सेवाओं से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। छठी बात, गोद लेने के अधिकार। मुख्य न्यायाधीश ने मौजूदा गोद लेने के कानूनों की आलोचना की, जो समलैंगिक जोड़ों को बच्चों को गोद लेने की अनुमति नहीं देते। हालांकि यह फैसला LGBTQ+ अधिकार कार्यकर्ताओं के लिए एक झटका माना जा रहा है, फिर भी न्यायालय ने समलैंगिक समुदाय के अधिकारों को स्वीकार किया और उनके समान नागरिकता की बात दोहराई। यह मुद्दा अब संसद के अधिकार क्षेत्र में है, जिससे भविष्य में कानूनी बदलाव होने की संभावना बनी हुई है। भारतीय सरकार ने हाल ही में LGBTQI+ समुदाय की नीतियों को आकार देने के लिए जनता से सुझाव मांगे हैं, जिससे समावेशिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय USG इस पहल का नेतृत्व कर रहा है, जिसका उद्देश्य LGBTQI+ व्यक्तियों के कानूनी अधिकारों, सामाजिक सुरक्षा और आवश्यक सेवाओं तक पहुंच से संबंधित मुद्दों को हल करना है। इस प्रयास के तहत सरकार ने राशन कार्ड और बैंकिंग सेवाओं में जेंडर न्यूट्रल, लिंग तटस्थ पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, ताकि ट्रांसजेंडर और नॉन बाइनरी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के ये सुविधाएं मिल सके। यह कदम 2023 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा LGBTQI+ अधिकारों को लेकर की गई सिफारिशों के अनुरूप है, जिसमें सरकार को नीति निर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। हालांकि अभी भी इस बात को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है कि यह परामर्श प्रक्रिया ठोस कानूनी बदलावों जैसे समलैंगिक विवाह की मान्यता या व्यापक एंटी डिस्क्रिमिनेशन कानून में तब्दील होगी या नहीं। LGBTQI+ कार्यकर्ता इस पहल को लेकर सतर्क आशावादिता दिखा रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि इससे समुदाय के लिए मजबूत कानूनी सुरक्षा और सामाजिक कल्याण योजनाएं लागू होंगी। प्रस्तावित भारतीय न्याय संहिता BNS, जो भारतीय दंड संहिता IPC का स्थान लेने वाली है, में LGBTQ+ समुदाय के लिए स्पष्ट सुरक्षा उपायों की कमी के कारण LGBTQ+ अधिकार कार्यकर्ताओं के बीच गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। मुख्य आलोचनाओं में से एक धारा 38 में प्रयुक्त अस्पष्ट भाषा है, जिसमें अप्राकृतिक वासना का उल्लेख किया गया है। इससे यह आशंका उत्पन्न हुई है कि इस प्रावधान का दुरुपयोग LGBTQ+ व्यक्तियों के खिलाफ किया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे पहले धारा 377 का उपयोग समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने के लिए किया जाता था, जिसे अब निरस्त कर दिया गया है। इसके अलावा
बीएनएस में LGBTQ+ व्यक्तियों को हेट क्राइम से बचाने के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान शामिल नहीं किया गया है, जिससे वे हिंसा और भेदभाव के प्रति असुरक्षित बने रह सकते हैं। नए दंड संहिता में प्रयुक्त लिंग विशिष्ट भाषा इसकी समावेशी होने की मंशा के विपरीत जाती है। उदाहरण के लिए, विधेयक में दावा किया गया है कि वह पुरुष सर्वनाम का उपयोग सभी लिंगों के लिए किया गया है, लेकिन वास्तविक प्रावधानों में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह ट्रांसजेंडर और नॉन बाइनरी व्यक्तियों पर कैसे लागू होगा। बीएनएस का एक और प्रमुख दोष यह है कि इसमें यौन हिंसा से संबंधित कानूनी ढांचे में LGBTQ+ व्यक्तियों को शामिल नहीं किया गया है। जहां 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने सहमति से बनाए गए समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था, वहीं नई दंड संहिता पुरुष, ट्रांसजेंडर और नॉन बाइनरी व्यक्तियों के खिलाफ यौन हिंसा से सुरक्षा के प्रावधानों को स्पष्ट रूप से संबोधित करने में विफल रही है। कई कानूनी विशेषज्ञ और LGBTQ+ कार्यकर्ता सरकार से मांग कर रहे हैं कि बीएनएस में LGBTQ+ समुदाय के लिए स्पष्ट सुरक्षा उपाय जोड़े जाएं, अस्पष्ट शब्दों को हटाया जाए और LGBTQ+ समुदाय को लक्षित हिंसा से बचाने के लिए हेट क्राइम कानून लागू किया जाए। प्रस्तावित भारतीय न्याय संहिता BNS, जो भारतीय दंड संहिता IPC का स्थान लेने वाली है, को LGBTQ+ कार्यकर्ताओं द्वारा आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें LGBTQ+ व्यक्तियों के अधिकारों की स्पष्ट सुरक्षा का अभाव है। प्रमुख चिंताएं इस प्रकार हैं। नई दंड संहिता की धारा 38 में अप्राकृतिक वासना, अननेचुरल लस्ट शब्द का उल्लेख किया गया है, जिसे आलोचक LGBTQ+ व्यक्तियों के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जाने की संभावना जताते हैं। यह ठीक उसी तरह हो सकता है जैसे पहले धारा 377 के तहत समलैंगिक संबंधों को अपराध माना जाता था। बीएनएस में LGBTQ+ व्यक्तियों को हेट क्राइम, भेदभाव या यौन हिंसा से बचाने के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान शामिल नहीं किया गया है। जहां महिलाओं, बच्चों और धार्मिक समूहों को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है, वहीं LGBTQ+ व्यक्तियों का इन वर्गों में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। नया दंड संहिता ट्रांसजेंडर, पुरुष और समलैंगिक व्यक्तियों के खिलाफ यौन हिंसा को पर्याप्त रूप से नहीं दर्शाता। पहले के कई अदालती फैसलों और रिपोर्टों में इस मुद्दे को प्रमुख रूप से पहचाना गया था। उदाहरण के लिए, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत ट्रांस लोगों के खिलाफ अपराधों के लिए दी जाने वाली सजा ट्रांसजेंडर महिलाओं के खिलाफ समान अपराधों की तुलना में हल्की होती है। हालांकि विधेयक यह दावा करता है कि ही, वह, पुरुष सर्वनाम सभी लिंगों को शामिल करता है, लेकिन कानून की अन्य धाराएं ट्रांसजेंडर और नॉन बाइनरी व्यक्तियों को स्पष्ट रूप से बाहर रखती हैं। इस विरोधाभास को समावेशिता के एक महत्वपूर्ण अवसर की अनदेखी के रूप में देखा जा रहा है। LGBTQ+ कार्यकर्ताओं और कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि नई आपराधिक संहिता में LGBTQ+ सुरक्षा उपायों को शामिल न करना इस समुदाय के खिलाफ प्रणालीगत हाशिएकरण को मजबूत करता है। कुछ कानूनी विशेषज्ञ यह मांग कर रहे हैं कि कानून में संशोधन किए जाएं ताकि यह लैंगिक तटस्थ हो और LGBTQ+ व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव को रोकने के लिए स्पष्ट उपाय शामिल किए जाएं। भारतीय न्याय संहिता में LGBTQ+ सुरक्षा उपायों का न होना भारत में समलैंगिक अधिकारों पर हुई कानूनी प्रगति के लिए एक कदम पीछे माना जा रहा है। कार्यकर्ता और संगठन इसमें बदलाव की मांग कर रहे हैं और सरकार पर एक समावेशी कानूनी ढांचा बनाने का दबाव डाल रहे हैं, जो सभी व्यक्तियों को उनकी लैंगिक पहचान या यौन अभिविन्यास की परवाह किए बिना सुरक्षा प्रदान करे। भारत में LGBTQ+ अधिकारों की कानूनी स्थिति लगातार विकसित हो रही है और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने एक नई बहस को जन्म दिया है। हालांकि समलैंगिक विवाह को अभी कानूनी मान्यता नहीं मिली है, लेकिन इस मुद्दे पर चर्चा और बदलाव की संभावना बनी हुई है। आपकी राय क्या है?
क्या भारत को समलैंगिक विवाह को मान्यता देनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी सोच साझा करें और इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत का हिस्सा बनें। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली अपडेट्स से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहें और जागरूक रहें।